सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते जाते हैं, बार बार रिवीजन होगा तो सही है। तो मैंने कल आपको बताया था कि उत्तराखंड, कोई भी स्टेट हिल स्टेट क्यों बनता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, और इंडिया के अंदर टोटल 11 स्टेट्स हिल स्टेट्स बन गए थे, उसमें से 11वां स्टेट्स उत्तराखंड था जो 2000 में बना था। इन सब के ऑर्डर भी बताए थे, बट जम्मू एंड कश्मीर अब क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है तो वो हिल स्टेट के दायरे से बाहर है, बट उसको हिल का एक दर्जा तो प्राप्त है ही। इसका फर्क क्या पड़ता है वो आपको आगे दिख जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने कल बताया था। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ उत्तराखंड, इसमें हम लोगों ने देखा था क्योंकि वी हैव वेरी डाइवर्स ट्रेन, वी हैव वेरी डाइवर्स टोपोग्राफी, हमारा रॉक सिस्टम बहुत अलग है। तो हमारे जो जियोलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने उत्तराखंड को 7 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसका नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ऑर्डर दोनों आप देख सकते थे। सबसे पहले सबसे नीचे गंगा का प्लान, फिर तेराई, फिर भाबर, शिवालिक्स। कल हम लोगों ने गंगा के प्लेन के बारे में तो पढ़ लिया था ना। आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा शिवालिक्स तक का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाए, ट्राई करेंगे कि, है ना। सो ये सारे रीजन्स को एक्यूटली मॉनिटर करना है। गंगा के प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एज ऑफ नाउ आप 4 तरीके से इसको पढ़िए। इसका लोकेशनिंग क्या बनेगा, फॉर्मेशन, डिवीजन और मेजर क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं। तो मैंने गंगा के प्लेन में बताया था कि इसका जो मेजर रीजन है आज की डेट में, जो सदर्न हरिद्वार वाला रीजन है, वही हमारा गंगा वाला प्लेन में आएगा उत्तराखंड के हिसाब से। तो यहाँ पर हरिद्वार, रुड़की और लश्कर जैसी सिटीज है, ऑल आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार इटसेल्फ। तो एक डिस्ट्रिक्ट है आप मोटे मोटे तौर पर गंगा के वाले रीजन में। तो इसका फॉर्मेशन फाइन एलुवियल सॉइल से हो रखा है और काफी फर्टाइल एरिया है। इसके 2 रीजन्स है, बांगड़ रीजन और खादर रीजन। ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। उसके साथ साथ यहाँ पर जो मेजर क्रॉप्स होते हैं राइस, व्हीट और शुगर केन है। और उसके बाद आता है तराई रीजन, ये करा था हम लोगों ने तराई रीजन। अब देखो तराई रीजन में मेरे लिए फिर से लोकेशन हो गया, कहां पर पड़ता है ये, फॉर्मेशन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्रॉप्स हो गया और सिटीज हो गया। सो सारी की सारी चीजों का मैंने ये पूरा का पूरा वो आपको एक ऑप्शन दे रखा है। पहले थोड़ा सा मैप पे एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तराई रीजन के बारे में। लेट्स टेक स्टडी दिस। ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब हमने जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का ये वाला पोर्शन है ये गंगा का प्लेन वाले रीजन में लगा दिया। अब हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का कौन सा वाला पोर्शन बच गया, नॉर्दर्न वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन बच गया ना थोड़ा सा, ये वाला रीजन आपका तराई वाला रीजन है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप यहां पर उधम सिंह नगर वाले रीजन में आ जाइए। सर उधम सिंह नगर इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट जिसका तराई वाले क्षेत्र एरिया में सबसे ज्यादा एरिया है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो 13 डिस्ट्रिक्ट है। पर आपसे पूछेगा कि गंगा वाला जो प्लेन है वो हमारे उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो तो हरिद्वार में है। लेकिन जो तराई वाला है वो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ रहा है, और उसमें से भी मैक्सिमम एरिया जो तराई का है वो किस में पड़ रहा है, मैक्सिमम तराई रीजन इज लोकेटेड इन द उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। विथ थोड़ा बहुत आपका जैसे ये कौन सा रीजन हो गया, ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल, ये हो गया पौड़ी, ये हो गया देहरादून, हल्का फुल्का लिंक्ड है, बट वो मेजर के हिसाब से पूछेगा आपको इसकी लोकेशन। दूसरी चीज, हम लोग जब टोपोग्राफी पढ़ते हैं, आपको अगर याद हो तो हम लोग जब टोपोग्राफी पढ़ते हैं तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे ये ग्रेट हिमालयज हो गया, सॉरी ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक्स, और उसके बाद लेसर हिमालय, शिवालिक्स हो गया, और उसके बाद भाबर और तराई, ऐसे करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये एरिया भाबर हो गया, ये एरिया आपका तराई हो गया, लेट अस सपोज। तो यहाँ पर एक चीज है कि एक तो स्लोप जो तराई रीजन और भाबर रीजन में डिफरेंस ही होता है कि भाबर रीजन थोड़ा ऊंचे इलाके में है और तराई रीजन थोड़ा नीचे इलाके में है। तो हम लोग एक रिवर और ड्रेनेज सिस्टम का फ्लो भी देखते हैं कि ये भाबर में क्या होता है कि कुछ रिवर्स अंडरग्राउंड हो जाती है और वो री इमर्ज कहां पर होती है, तराई रीजन में बाहर आ जाती है। तो जो तराई रीजन है यहाँ पर पेड़ पौधे काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये रीजन क्यों हो जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये रीजन मार्शी होता है, दलदल वाला होता है, क्योंकि रिवर्स बाहर आती है। मार्शी होने के साथ साथ इसका जो एक ड्रेनेज सिस्टम अगर पूछता है तो बैड ड्रेनेज होता है। बैड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, नदी जो है वो प्रॉपरली अपना जो सिस्टम है वो बना नहीं पाती, कभी कहीं से निकल रही, कभी कहीं से निकल रही थी, छोटे छोटे चैनल्स होते हैं बेसिकली ये, जो भाबर की रीइमर्ज होकर के आती है।
तो मार्शी एरिया है, बैड ड्रेनेज है, जिसकी वजह से ये एरिया वेजिटेशन के लिए एक और एग्रीकल्चर के लिए एक परफेक्ट एरिया बनता है, क्योंकि कंटिन्यूसली साल भर पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी आपको, जो चैनल्स बाहर निकल रही हैं वहां से। और फिर यहाँ पर आपका राइस और शुगर केन वो एक बढ़िया पोजीशन बन जाती है राइस शुगर केन के लिए। तराई रीजन की ये खासियत होती है। इसके सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पूछेगा तो यहाँ की जो सॉइल है वो सॉइल कैसी होगी, फिर से लोमी होगी, मार्शी होगी, डेंस फॉरेस्ट कवर, यहाँ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आपको इस एरिया में मिलेगा। कुछ फॉरेस्ट के ट्रीज के नाम भी पूछ लेगा आपको कि कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। साल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, है ना, साल हो गया, ये सब हो गया, और भी देखेंगे फिर। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रॉप्स कौन कौन से, और इंपॉर्टेंट सिटीज इसकी कौन कौन से हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लोकेट करते हुए चलते हैं। तो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप इनको मैप पर भी डाल सकते हो। अब आप देखो यहाँ पर, वैसे तो इसकी लोकेशन देखें तो गंगा के प्लेन के ये किस साइड में है, ये हमने बनाया था, तो इधर गंगा का प्लेन था, तो इसके नॉर्थ वाले रीजन में, साउथ ऑफ भाबर, भाबर के साउथ में पड़ता है। हरिद्वार का नॉर्दर्न पोर्शन, पौड़ी का सदर्न पोर्शन। अभी वो मैप में मैंने बोला ना बहुत कम एरिया है ये वाला, ये थोड़ा बहुत, थोड़ा ये वाला एरिया पौड़ी का सदर्न पोर्शन, जो एरिया आपका नैनीताल से टच्ड हो रहा है। इसके बाद थोड़ा बहुत नैनीताल का सदर्न हिस्सा, ठीक है, हल्द्वानी और उसे नीचे नीचे वाला जो एरिया, हल्द्वानी सदर्न साइड में पड़ता है। और सबसे ज्यादा कहां पर पड़ेगा सर, उधम सिंह नगर। इसकी विड्थ 20 से 30 किलोमीटर होती है। कितनी होगी, 20 to 30 किलोमीटर। अगर मैं इस मैप के हिसाब से पूछूं कि इस तरफ भी तराई है, इस तरफ भी तराई है, ये तराई का वेस्टर्न पोर्शन हो गया और ये तराई का ईस्टर्न पोर्शन हो गया, तो आप मुझे एक लॉजिक के हिसाब से बता सकते हो कि विड्थ इस तरफ ज्यादा होगा या इस तरफ ज्यादा होगा। लॉजिक लगाओ इंडियन ज्योग्राफी के तराई के हिसाब से। नहीं, ईस्टर्न साइड में मैंने यहां बनाया है, तो तराई ईस्ट में ज्यादा है, भाबर वेस्ट में ज्यादा है। ये इंडियन ज्योग्राफी में भी कॉन्सेप्ट लगाया था, वही सेम लॉजिक यहां रेप्लिकेट करो आप ये देख भी रहे हो ना, यहाँ उधम सिंह नगर कितना बड़ा एरिया, हरिद्वार का तो थोड़ा थोड़ा एरिया है, ठीक है। तराई इज मोर इन द ईस्टर्न रीजन एज कंपेयर टू द वेस्टर्न रीजन, ये लॉजिक याद रखेगा। रिवर का फ्लो वगैरह, हाँ स्लोप हमारी ईस्टवर्ड आ रही है ना, इसकी वजह से भी एक वो है। ये लॉजिक समझ में आ गया, क्लियर है। इसके बाद आता है तराई बनी कैसे, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो सेम गंगा का प्लेन जैसा बन रहा था, क्योंकि जब हिमालयस के से निकलने वाली रिवर्स जब शिवालिक्स को क्रॉस करके अपने लिए स्लोप ढूंढ रही थी, डिपॉजिशंस ढूंढ रही थी, सेडिमेंट्स, तो सबसे पहले आपके भावर के सेडिमेंट्स बने मोटे मोटे सेडिमेंट से, और जो फाइन सेडिमेंट्स हो गए वो आपका तराई वाला रीजन बना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, फाइन सेडिमेंट्स है। यहाँ की भी सॉइल जो है वो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर है। The Gangetic Plain soil is rich because it has sediments, nutrient-rich sediments. But तराई रीजन रिच क्यों है, उसके पीछे वजह है ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि तराई रीजन में पेड़ पौधे श्रब्स हर्ब्स कंटिन्यूसली साल भर रहते हैं, और उनका जब वो सड़न लीव्स वीव्स सड़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। तो तराई रीजन फर्टाइल इसलिए है क्योंकि वहां ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन गंगा प्लेन फर्टाइल इसलिए है क्योंकि वहां फ्रेश सेडिमेंट्स का लोड आता रहता है जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। रीजन समझ में आया, दोनों की फर्टिलिटी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन तो अच्छा मिलेगा, लेकिन फॉस्फेट कम मिलेगा। तो ये तो वैसे भी हमारा NPK वाला जो फर्टिलाइजर चलता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम वाला, उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। बट वी आर गुड इन ऑर्गेनिक मैटर, ये कीवर्ड यहाँ पर माइंड में फिट करना। जब आप तराई देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी टोपोग्राफी किसी भी जगह की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब वहां जाकर के आपको क्या चीज एक्सपीरियंस होगी। तो सबसे पहली चीज जो तराई वाला क्षेत्र होना चाहिए वो दलदलीय होना चाहिए, मार्शी होना चाहिए, शुड बी मार्शी लैंड, ये कीवर्ड याद रखना है। इसके पीछे लॉजिक आप वहां से बनाओगे, जो भाबर की रिवर अंडरग्राउंड हो रही है और तराई में री इमर्ज हो रही है, तो फिर एक दलदल जैसा बनाएगी जहां जहां से निकल रही है, या जहां जहां से वो जा रही है अपने आसपास में भी वो पानी का फैलाव करेगी।
तो मार्शी लैंड है, इसलिए क्योंकि मार्शी है इसलिए ये बहुत ज्यादा हाईली फर्टाइल है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे नेचुरल वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ से भी जोड़ूंगा तो लगेगा ना, है ना। सर ड्रेनेज सिस्टम बहुत पुअर है, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि लोग सोचेंगे पुअर ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहां नदी नाले स्ट्रीम्स चैनल्स हैं ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, आपके घर में पुअर ड्रेनेज सिस्टम कब होता है? जब आपकी नाली प्रॉपर बनी हुई है, जब वो खराब हो जाती है तो वो फैलने लग जाता है ना, पानी पुअर हो गया ना। तो यहां भी यही हो रहा है, क्योंकि अभी ऊपर की छोटी छोटी स्ट्रीम्स एक फिक्स्ड पाथ ढूंढ नहीं पाती है तराई रीजन में। जैसे ये रीजन है, ये भाबर रीजन है और ये तराई रीजन है। लेट अस सपोज दिस इज तराई रीजन, दिस इज भाबर। तो यहां से तो रिवर अंडरग्राउंड हुई, बाहर निकल करके कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी, तो ये पूरे एरिया में नदी एक डेफिनेट पाथ नहीं, कभी नदी ऐसे जा रही है, कभी चैनल ऐसे हो रहा है, कभी इधर से जा रहा है, कभी मल्टीपल चैनल्स बन जा रहे हैं। तो दिस इज नोन एज बैड ड्रेनेज सिस्टम। अब बैड ड्रेनेज इज गुड फॉर, किसके लिए अच्छा होगा बैड ड्रेनेज? वेजिटेशन के लिए अच्छा होगा, पानी का फैलाव हो रहा होगा अलग अलग जगह पे। इस एरिया में बहुत सारे आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं। व्हाट इज एन आर्टिजन वेल? इसका नोट्स बना लिया ना, आर्टिजन वेल लिखा होगा तुमने अपने नोट्स में, क्या होता है आर्टिजन वेल? इसी रीजन में क्यों बनेंगे वो नेचुरल कुएं? क्योंकि यहाँ का वाटर टेबल बहुत लो होगा। वाटर टेबल बहुत लो होगा ना, समझ लो, हाई नहीं होगा, मतलब लीस्ट नहीं होगा, वाटर टेबल ऊपर होगा। ऐसा लो मतलब वो वैसे लो मत समझना, हाँ, गहराई में नहीं, ऊपर ही मिल जाएगा वाटर टेबल। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे, ठीक है। दिस इज भाबर, दिस इज तराई रीजन एंड दिस इज गंगा प्लेन। ये आप स्लोप के हिसाब से इसका ऐसा देखो, भाबर की रिवर्स सबमर्ज हुई, कहां पर रीइमर्ज हुई? तराई में रीइमर्ज। कुछ अंदर अंदर भी होंगी, कहीं कहीं पर नहीं रीइमर्ज हुई होंगी, अंदर अंदर जा रही होंगी ना, ऐसे करके फिर वो कहां वापस आ जाएगी? गंगा के प्लेन में होगी। नाउ लेट अस सपोज दिस आर्टिजन वेल्स क्या होते हैं? आर्टिजन वेल्स नेचुरल कुएं होते हैं। मैं यहां पर इस रीजन में यहां पर कुआं बनाऊं, इस रीजन में यहां पर कुआं बनाऊं, इस कुएं के अंदर वाटर का लेवल आप देखो, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या है? ऊपर है। तो ये होता है आपका आर्टिजन वेल। एक आर्टिजन वेल वो वेल होता है जिसके अंदर यू डू नॉट नीड मोटर या फिर यू डू नॉट नीड एनी डिवाइस टू पंप वाटर। पानी को ऊपर पंप करने के लिए आपको कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट नेचुरली अंडरग्राउंड वाटर से उस कुएं में पानी रहेगा, आपको बस हाथ से पानी बाहर निकालना है, दैट्स इट। इसको कहते हैं आर्टिजन वेल। और आर्टिजन वेल्स अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आर्टिजन वेल कहां पर होता है, भाबर में ज्यादा है आर्टिजन, किधर? गंगा प्लेन। तो आपने याद रखना है कि सर इन उत्तराखंड दे आर लोकेटेड इन द तराई रीजन्स। और सर इसकी वजह से भी आपकी जो इरिगेशन होती है वो आपकी क्या हो जाती है? और अच्छी होती है, जिस वजह से तराई रीजन फिर से एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड का सबसे ज्यादा सरप्लस एरिया कौन सा एग्रीकल्चर का? तराई रीजन सर। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गेहूं का, चावल का, गन्ने का कहां हो रहा है? तराई रीजन में सर, ठीक है। तराई रीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? दिस इज द रीजन फॉर सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट एंड शुगर केन। सबसे ज्यादा यही हो रहा है। हमारा गन्ना फिर भी यूपी के गन्ने से ठीक है, मॉइस्चर है यार, देखो पानी में और एटमॉस्फेयर में भी नमी है, ठीक ठाक है। ये लॉजिक समझ में आ गया? एनी डाउट इन दैट? ठीक है। सो देर इज नो पंप दैट इज रिक्वायर्ड टू पुल द वाटर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द री इमर्जेंस ऑफ द भाबर रिवर्स एंड चैनल्स या स्ट्रीम्स, कुछ भी देगा, छोटे मोटे जो नदियां हैं या छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं
वो भाबर की जो अंडरग्राउंड हो जाती है, क्योंकि भाबर आपको पता है ना, भाबर का एरिया, अभी इसके बाद हमने भाबर पढ़ा है, भाबर का एरिया जो है वो मोटे मोटे पत्थरों से बना हुआ होता है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर वगैरह, ये सब पथरीला होता है भाबर काफी ज्यादा। आप देहरादून देखो ना, आप मिट्टी खोदो इसकी, कितना पथरीला है देहरादून। विकासनगर आप खोल करके देखो, पूरा पथरीला एरिया है। हालांकि हमने कुछ करके इसको अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, फिट फॉर एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत कर रखा है, बट इट्स अ भाबर रीजन। यहां तक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। उसके बाद क्रॉप्स देखते हैं। यहाँ पर कौन से क्रॉप्स उगेंगे उगेंगे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हो। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स क्या होते हैं, जो पानी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। पैडी, पैडी क्या हुआ, राइस, शुगर केन, एंड इन सम एरियाज व्हीट एंड पोटैटो ऑल्सो। ये उधम सिंह नगर साइड में आलू बहुत होता है, जिसको देसी आलू कहते हो आप, है ना। और पहाड़ी आलू, एक पहाड़ी आलू अलग होता है और देसी आलू अलग होता है। पहाड़ी आलू का छिलका जो है वो मोटा होता है, देसी आलू का छिलका पतला होता है। पहाड़ी आलू जब आप मैश करते हो तो वो थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा होता है, देसी आलू थोड़ा पतला स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। और पहाड़ी आलू जो है वो थोड़ा दानेदार होता है। देसी आलू थोड़ा पीला होता है, पहाड़ी आलू थोड़ा गोरा होता है। मतलब इतनी सारी चीजें में आपको देखो, उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए भाई, सब कुछ ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए सर। सर न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी ज्यादा होती है पहाड़ी आलू की, क्योंकि वो हर्बल है ना। पहाड़ में जो भी कुछ है, एनीथिंग समझ लो हर्ब है वो। गेहूं भी हर्ब है पहाड़ का, हिमालयन हर्ब है वो भी, समझ लो एक तरीके से। इट हैज हर्बल कंटेंट। एनी प्रोडक्ट दैट इज ग्रोइंग above the 2000 meter sea level is will be having herbal characters. औरंगाबाद, अच्छा आप कुछ सिटीज देख लेते हैं तराई रीजन के, आपसे पूछेगा और इससे आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल भी मजबूत होगा ना। तो औरंगाबाद, अब भैया ये औरंगाबाद तो सर हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, वो तो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में औरंगजेब, है ना। बट ये औरंगाबाद कहां पर है, हरिद्वार में। तो एक औरंगाबाद हमारे हरिद्वार में भी है। क्लियर है, याद रखिएगा। ज्वालापुर, हरिद्वार, ये सुना होगा कई बार, आप जाते हो वहां से गुजरते होंगे तो। ये हार्डवेयर वार्डवेयर का होलसेल, टाइल्स पत्थर, टाइल वाइल जो है ना, ये पत्थर वत्थर जो आप लगाते हो, ये बहुत सस्ते मिलते हैं वहां पर ज्वालापुर वगैरह में। काशीपुर, क्योंकि मैक्सिमम सिटीज आपकी कहाँ की होंगी, सारी उधम सिंह नगर वाली होने वाली। तो काशीपुर उधम सिंह नगर में है, याद रखिएगा। बाजपुर भी उधम सिंह नगर में है। रुद्रपुर भी उधम सिंह नगर में है। सितारगंज भी उधम सिंह नगर में। ये सितारगंज याद है परसों जिस पर हमारा डिस्प्यूट हो रहा था, वो जो टोटल आपकी जो लोकसभा की विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से वहां 16 रिजर्व दिखा रखा है वेबसाइट पे उनकी, जिसमें से 14 एससी था, उसमें से एक एससी सितारगंज वाला भी एससी दिखा रखा है ना। बट जब हमने निकाला तो हमने देखा कि 15 ही सीट रिजर्व्ड है, जिसमें से 13 एससी की हैं, और उसमें से सितारगंज वाला जनरल सीट हो रखा है। तो वो उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में गलत स्टैटिस्टिक्स दिखा रखे थे। पुरानी वाड़ी में ठीक था, नई वाड़ी में वो उन्होंने भी वो देख करके गलत कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कंफर्म करा। और खटीमा, खटीमा से विधायक कौन है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी खटीमा से ही वो है, क्योंकि वो तो हार गए थे ना 2022 में चुनाव, फिर बाई इलेक्शन हुए, फिर हाँ, मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं भाई। तो पुष्कर सिंह धामी ऐसी हैं, हारे वो पहले, और उसके बाद खटीमा से बाई इलेक्शन में बम्पर सीटों से जितनी सी, तो बाई इलेक्शन में हो ही जाता है, वो गैप आ जाता है, कोई उस बड़ा इशू नहीं रहता भाई। अब एक कोई ना कोई फॉर्मेलिटी के लिए तो लड़ेगा ही ना, क्योंकि बाई इलेक्शन के टाइम पे जनरली सरकार बन जाती है, तो जिसकी सरकार बन जाती है उसी के कैंडिडेट को वेटेज मिलता है बाई इलेक्शन में। सर दिस इज, यहां पर थोड़ा सा शहर लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा शहर लगाना है, औरंगाबाद। पहले आएगा औरंगाबाद, आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल मैप भी चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आएगा ज्वालापुर। ये दो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, ठीक है। ज्वालापुर, औरंगाबाद। उसके बाद यहां से स्टार्ट करो, काशीपुर, बाजपुर, पहले का आएगा वहां बाजपुर, उसके बाद आएगा रुद्रपुर, उसके बाद सितारगंज,
उसके बाद खटीमा लास्ट में आता है ये, मतलब और इधर कोने में लगा लो। नहीं, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा। अब इसको थोड़ा सा, ये अभी नहीं, एकदम से नहीं आएगा। अभी जैसे जैसे आप उत्तराखंड खत्म करते जाओगे ये जगह बार बार कहीं ना कहीं पर रिपीट होती जाएंगी, मैप भी बार बार वो करूंगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो काशीपुर है, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, दैट इज ऑन द एक्सट्रीम पार्ट। खटीमा आपका नेपाल से टच होता है, मतलब जो इसका एरिया है आसपास का। नहीं नहीं, हरीश रावत खटीमा से थोड़ी था। हरीश रावत कहाँ से था? सीट तो है ना, बट वो है वैसे तो वो कुमाऊं का है, ऊपर उधर ऊपर साइड। उसका याद नहीं आ रहा क्योंकि वो 2-3 सालों, 2-3 बार से तो लड़ाई नहीं ना चुनाव, इसलिए उसका ध्यान नहीं आ रहा अभी, एज ऑफ नाउ। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आप अपने नोट्स में ये मैप बनाओगे, ठीक है? ये मैप बना के लोकेशनिंग ऐसे करनी है। मैप पे तो आप यहाँ पर देख लोगे, देखो ये रहा, देखो खटीमा, ये रहा खटीमा, ठीक है, लास्ट में जा रहा है ना, देखो। उसके उसके बाद ये है सितारगंज, ठीक है, ये नंदौर नदी जा रही है, ये नंदौर नदी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये भाखरा नदी जा रही है, ये सॉरी भाखरा ये रही, ठीक है। ये किच्छा हो गया, किच्छा भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाजपुर ये दे रखा है, काशीपुर ये दे रखा है, रुद्रपुर ये रहा, दिस इज उद्धम, क्योंकि रुद्रपुर इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ उधम सिंह नगर ना, इसका मुख्यालय यहीं पर तो है ना। ये रहा काशीपुर, ठीक है। यहाँ से आपकी कौन सी नदी जाएगी? ये कोसी नदी जाएगी। और उसके बाद ये तो फिर पौड़ी आ गया है। इसमें देखो हरिद्वार में, लेट्स ट्राई टू सी, यहाँ पर हरिद्वार में ज्वालापुर ये दे रखा है, यहाँ पर औरंगाबाद यहाँ नहीं दे रखा है, इधर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कहीं पर इधर होना चाहिए, औरंगाबाद नहीं दे रखा है इसमें, बट ज्वालापुर दे रखा है। तराई रीजन समाप्त होता है। अब इसके बाद आता है